दोस्तों, नालंदा एकेडमी से मैं महेंद्र शुक्ला और आज दोस्तों अशोक को तीसरे पार्ट के रूप में पढ़ने आए हैं। और जैसा कि सामने टॉपिक है आपका अशोक के अभिलेख। तो सबसे पहले तो यह है कि अभिलेख क्या है। और आपको जैसा कि मालूम है कि जब अपन लोग इतिहास जानने के शोध पढ़ रहे थे तो उसमें इतिहास के स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रामाणिक जो स्रोत अपन ने पढ़ा था वो अभिलेख पढ़ा था। अभिलेख सीधा सीधा किसी ठोस सतह पर लिखी गई बात, जो चीज़ जो आपका बात का है ठोस सतह पर लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अभिलेख कहते हैं। और स्वाभाविक है ये आपका शिलाओं पर भी लिखे जाते हैं, पर्टिकुलर स्तंभ बनाकर काट करके उसमें भी अच्छे सिस्टम में लिखे जाते हैं। तो यहाँ अपन पढ़ने आए हैं अशोक के अभिलेख। और अभिलेखों में शिलालेखों में दोस्तों बृहद एवं लघु शिलालेख भी हैं, फिर स्तंभ लेख हैं, इसमें बृहद और लघु दोनों हैं। सीधा सीधा थोड़ा सा आपको बता दें, ये जो अशोक के अभिलेख हैं जब किसी चट्टान पर लिखे गए हैं तो उसको शिलालेख कहते हैं। और इनमें बृहद है और लघु है। मतलब ये बृहद शिलालेख आपको बता दें दोस्तों, ये 14 है लेकिन 10 स्थानों पर मिले हैं। लघु शिलालेख लगभग 40 से भी क्या है आपके अधिक हैं। यहाँ जो स्तंभ लेख हैं दोस्तों, इसमें भी जो बृहद स्तंभ लेख हैं ये 7 हैं और ये 6 स्थानों से दोस्तों मिले हैं। और लघु आपके बहुत ज़्यादा है। कुल मिला के आपको बता दें जो अशोक के जो अभिलेखों की संख्या है वो आपको थोड़ा सा बता दें, ये लगभग 150 है। संख्या कितनी है दोस्तों, ये 150 क्या है इनकी ये संख्या है। और थोड़ा सा आपको बता दें, पिछली क्लास में पूर्ण चर्चा की थी कि जो अशोक के अभिलेखों के आधार पर इतिहास लिखने का जो आपका प्रयोग किया है ये DR भंडारकर ने दोस्तों क्या है आपका ये किया है कि अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिख दिया। ऐसा क्वेश्चन आपका क्या है आता है, ये पिछली क्लास में भी अपन देख चुके हैं। DR भंडारकर ने दोस्तों क्या है आपका ऐसा किया है। चलिए तो ये DR भंडारकर इन्होंने मात्र अभिलेखों के आधार पर ही दोस्तों अशोक का इतिहास क्या है आपका लिख दिया। हमने बहुत कुछ कर लिया ताकि अपन लोग कम समय में अधिक से अधिक दोस्तों डिस्कस कर सके और ये मैप के माध्यम से अपन डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, जो अशोक के जो अभिलेखों के माध्यम से इसका जो इतिहास जानकारी मिलती दोस्तों, ये आपको बता दें ये अशोक के 8वें वर्ष से, ध्यान सुनिएगा, अशोक के 8वें वर्ष से दोस्तों ये 27वें वर्ष तक का क्या मिलता है दोस्तों, ये इतिहास मिलता है। ध्यान करिएगा, ध्यान सुनिएगा, ये 8वें वर्ष से 27वें वर्ष तक का इतिहास शिलालेखों के माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से दोस्तों क्या होता है अशोक का प्राप्त होता है। यहाँ ये भी क्वेश्चन आता है कि अशोक को आपका अपनी बातों को, अपनी आज्ञाओं को पत्थर में लिखवा करके प्रजा के सामने पेश करना। कुल मिला के अभिलेखों जो अशोक के अभिलेख हैं ये आपका क्या है, ये प्रेरणा कहाँ से मिली, तो स्वाभाविक है आपका सब जानते हो, ये भी क्वेश्चन आता है, ध्यान करिएगा। ये डेरियस फर्स्ट जो हकमनी साम्राज्य का राजा था, आपको जानते हो आप लोग, ईरान का राजा था आपका, हकमनी वंश का था दोस्तों। ये आपका क्या था, ये डेरियस फर्स्ट आपका ईरान का था, यानी कि पर्सिया का था। यहाँ का शासक जो डेरियस फर्स्ट था, इसी से अशोक ने अभिलेख खुदवाने की दोस्तों क्या है ये प्रेरणा आपकी क्या है ली थी। यहाँ थोड़ा सा क्या है हल्का सा ये देखिएगा। हालांकि ये भी क्वेश्चन आता है कि ऐसा नहीं कि अशोक के पहले अभिलेख नहीं थे आपके, तो अशोक के पहले के आपके 3 अभिलेख दोस्तों क्या है एक मिलते हैं। एक आपका पिपरहवा का मिलता है, और एक आपका ये बता दें ये महास्थान मिलता है, और एक आपका सहगौरा का मिलता है। तो एक है आपका ये पिपरहवा, सहगौरा, और एक है महास्थान। ये आपको बता दें पिपरहवा का जो कलश पात्र है, ध्यान सुनिएगा, ये कलश पात्र अभिलेख है। ये जो कलश पात्र अभिलेख है ये दोस्तों आपका ये बस्ती जिला यूपी में है। सहगौरा भी आपका ये यूपी में है दोस्तों, ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ये दोनों यूपी में है। और ये महास्थान आपका दोस्तों ये बंगाल में है। ध्यान से सुनिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय के हैं सहगौरा और महास्थान अभिलेख। और यहाँ से
आपका भंडारगढ़ की बात कहिए कि ये आपका जब अकाल पड़ता था तो रासायनिक प्रणाली द्वारा सहगोरा और महास्थान में दोस्तों क्या है आपका ये खाद्यान्न इकट्ठा किया जाता था। इस प्रकार से क्या है चंद्रगुप्त मौर्य के हैं आपके 2, तो ये अशोक के पहले के हैं। और पेपर हवा तो 5वीं सदी BC की है दोस्तों। एक धातु की मंजूषा यहाँ मिली है आपकी कहाँ, पेपर हवा में। तो ये थोड़ा सा क्या है देखिएगा। यहाँ क्वेश्चन भी आपका आता है कि अशोक के जो अभिलेख है उनकी भाषा कौन सी है, तो थोड़ा सा ध्यान करिएगा। ये जो अशोक के अभिलेख है ये प्राकृत भाषा में है, ध्यान सुनिएगा। जो अशोक के अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में है। हालांकि राजकीय भाषा क्या थी दोस्तों, ये पाली थी। लेकिन अभिलेख थोड़ा सा बता दें ये प्राकृत भाषा में आपको क्या है ये मिलेंगे। यहाँ जो लिपि है दोस्तों, लिपि 4 प्रकार की हैं। एक है आपकी ये ब्राह्मी, फिर है खरोष्टी, फिर है अरेमाइक, उसके बाद दोस्तों ग्रीक। तो क्वेश्चन ये है कि अशोक के जो अभिलेख है कितनी लिपियों में मिलते हैं, तो आपको 4 लिपियों में दोस्तों क्या मिलते हैं, ये अभिलेख है अशोक के क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ये थोड़ा सा क्या हल्का सा ये देखना है। यहाँ ये भी क्वेश्चन आता है कि अशोक के जो अभिलेख हैं इनको सबसे पहले किसने पढ़ा था। सब जानते हो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने में क्या है दोस्तों ये सफलता प्राप्त की थी। चलिए, तो ये सबसे पहले ये भी देख लीजिएगा कि अशोक के अभिलेखों को खोज किसने की थी, तो ये टीफे थैंकर, ये दोस्तों विद्वान है, ब्रिटिश विद्वान है। 1750 में दोस्तों क्या किया था इन्होंने सबसे पहले अभिलेखों की खोज की थी। और ये अभिलेख खोज की थी ये दिल्ली मेरठ, ध्यान सुनिएगा, दिल्ली मेरठ जो आपका क्या है ये स्तंभ लेख है दोस्तों, ये सबसे पहले आपका क्या है ये खोजा गया था। ये 1750 में दोस्तों खोजा गया था। ये दिल्ली मेरठ का है, जिससे छोटी लाट भी कहते हैं। मतलब पहले मेरठ में था, बाद में फिरोज शाह तुगलक के समय दोस्तों कहाँ है, दिल्ली लाया गया था आपका ये। तो ये थोड़ा सा क्या है देखिएगा ये दिल्ली मेरठ सबसे पहले जो पढ़ा था दोस्तों, ये आपका 1837 में आपका ये जेम्स प्रिंसेप ने, ये क्वेश्चन आता है परीक्षा में, बहुत आपका आया हुआ है ये कि सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने दोस्तों क्या है पढ़ा था। मतलब पाली भाषा को पढ़ने वाले आपके कौन थे, ये जेम्स प्रिंसेप आपके क्या है ये थे। यहाँ क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो द्विभाषी अभिलेख है जो ग्रीक और आपका अरेमाइक में है दोस्तों, ये सारेकुना है। सारेकुना दोस्तों अभिलेख है। और ये आपको बता दें ये सारेकुना जो अभिलेख है ये अफगानिस्तान में है दोस्तों, ये कंधार में है। और ये ग्रीक और अरेमाइक लिपि में है। ये आपका ग्रीक और अरेमाइक भाषा भी है, लिपि भी है। और ये द्विभाषी दोस्तों क्या है आपका ये अभिलेख है कौन, सारेकुना। और ये परीक्षा में क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना है अपन लोगों को। यहाँ दोस्तों आपको थोड़ा सा बता दें, हम बाद में आपको 5 मिनट में बता दें कि कौन कौन से क्वेश्चन अधिकांशतः आपके क्या है आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ठीक है कम आता है कि कितने संख्या है, चलो ठीक है। प्रेरणा कहाँ से मिली, दादा प्रथम से मिली, हकमनी साम्राज्य का राजा था। अशोक के पहले के अभिलेख के पेपर हवा कलश पाठ्य भारत का सबसे पुराना है। फिर सहगोरा महास्थान आपके ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय के हैं। अभिलेखों के आधार पर इतिहास किसने लिखा, DR भंडारकर ने लिखा दोस्तों आती है। भाषा प्राकृत है, राजकीय भाषा पाली थी। यहाँ लिपियाँ दोस्तों क्या है 4 हैं, ब्राह्मी है, खरोष्टी है, अरेमाइक है और ग्रीक है। सबसे प्रथम अशोक के अभिलेखों को खोजा था टीफे थैंकर महोदय ने खोजा था। और ये आपको ये 1750 में जो दिल्ली मेरठ है अभिलेख है दोस्तों, उसको क्या है आपका ये खोजा था। यहाँ अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये ऐसा भी क्वेश्चन आपको क्या है परीक्षा में आता है, देखिएगा। यहाँ थोड़ा सा बता दें ये जो खरोष्ट लिपि में दोस्तों जो अभिलेख हैं ये आपको थोड़ा सा बता दें ये पाकिस्तान में मनसेहरा और शहबाजगढ़ी, मनसेहरा और दोस्तों शहबाजगढ़ी, ये 2 अभिलेख हैं दोस्तों। ये खरोष्ट लिपि में है। यहाँ ये मनसेहरा और शहबाजगढ़ी ये पेशावर और हजारा डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों कहाँ है, ये पाकिस्तान में है। ये आपका हमने लिखा हुआ है। ये आपको बता दें ये खरोष्ट लिपि में है आपका। यहाँ
द्विभाषी अभिलेख एक और है तो अच्छा, ये खरोष्ट लिपि वाला आता है द्विभाषी और 2 लिपियों में अभिलेख भी दोस्तों आपका क्या है आता है। यहाँ आपको बता दें ये आंध्र प्रदेश में दोस्तों एक अभिलेख है एदिगुडी। ये जो अभिलेख है एपी मतलब आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। ये अभिलेख आपको बता दें ये 2 लिपियों में है, ब्राह्मी और खरोष्ट लिपि में दोस्तों क्या है आपका ये मिला है। कौन सा? एदिगुडी अभिलेख आपका ये ब्राह्मी और खरोष्ट लिपि में दोस्तों क्या है आपका ये मिला है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, पिछली क्लासों में भी अपन लोग क्या किया दोस्तों देखा था कि जो अशोक का अभिलेखों में जो फेमस नाम है वो देवानाम प्रियदर्शी राजा इस प्रकार से क्या है मिलता है। अशोक के ही आधार पर श्रीलंका के राजा तिस ने भी देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि दोस्तों ग्रहण की थी। तो यहाँ अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है दोस्तों, यहाँ आपको चूँकि हम क्या है बता चुके हैं। तो यहाँ ये आपका डबल बिंदु लिखते हैं। पिछली क्लास में अपन क्या कर चुके दोस्तों पढ़ चुके हैं। इस कहाँ से क्या है थोड़ा सा इसको देखना है। यहाँ मस्की है, ये एन लिख दिया। मस्की में अशोक का नाम मिलता है दोस्तों। जो कर्नाटक में मस्की, गुजरात में भी अशोक का नाम मिलता है। फिर यहाँ नेतू में भी अशोक का नाम मिलता है और गोलन में भी अशोक का नाम क्या है मिलता है। तो अशोक का नाम आपको क्या है ये 4 में मिलता है आपका ये मस्की, गुजरात, नेतूर और दोस्तों एक है उद्गोलन। ये 4 अभिलेखों में दोस्तों क्या मिलता है ये अशोक का नाम मिलता है। ये थोड़ा सा क्या हल्का सा ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये परीक्षा में क्वेश्चन आपकी क्या है आते हैं। यहाँ थोड़ा सा बता दें ये जो अशोक के बृहद अभिलेख हैं ये 14 है। इन 14 बृहद अभिलेखों में आपको बता दें ये 10 स्थानों से क्या है दोस्तों ये मिले हैं। और यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें ये जो 10 स्थान और इसमें अशोक की राजाज्ञा हैं, जो उसने आज्ञाएं दोस्तों क्या है आपको दी हैं वो है आपका इसमें। थोड़ी देर से आपको कौन कौन से 14 जो राजाज्ञा हैं ये हम थोड़ी देर से आपको दोस्तों बताएंगे। लेकिन ये जो 14 बृहद शिलालेख जो आपके 10 स्थानों से मिले हैं दोस्तों, इनको अपन मैप में थोड़ा सा क्या है हल्का सा देखेंगे। यहाँ ये जो प्लस का निशान लगा है ये समझ जाइए ये बृहद आपके क्या है शिलालेख हैं। ये जैसे कि पाकिस्तान में शहबाजगढ़ी, मनसेहरा दोस्तों ये भी क्या है आपका ये बृहद शिलालेखों के अंतर्गत क्या है दोस्तों ये आते हैं। यहाँ ये गिरिनार जो आपके गुजरात में है दोस्तों, आपका गिरिनार जूनागढ़ अभिलेख ये आपका क्या है ये इस एकमात्र अभिलेख है जिसमें पूरी की पूरी 14 राजाज्ञाएं हैं। और सबसे सुरक्षित अभिलेख है दोस्तों कौन सा ये गिरिनार अभिलेख। यहाँ महाराष्ट्र में दोस्तों सोपारा ये भी आपका क्या है ये है। यहाँ कर्नाटक में सन्नति अभिलेख है दोस्तों, ये भी क्या है आपका ये 14 में क्या है आपका आता है। यहाँ उत्तराखंड में दोस्तों देहरादून में कालसी है, ध्यान सुनिएगा। उत्तराखंड में देहरादून में कालसी ये भी दोस्तों क्या है बृहद अभिलेख है। यहाँ आपको बता दें ये आंध्र प्रदेश में एदिगुडी है जो ब्राह्मी खरोष्ट लिपि में, ये भी दोस्तों क्या है आपका ये बृहद अभिलेख के अंतर्गत क्या है आपका ये आता है। यहाँ ये देखिएगा ये कंधार आपका क्या कहे अफगानिस्तान में है, ठीक है ना, कंधार में। तो आपका ये भी क्या है आपका बृहद अभिलेखों में दोस्तों क्या है। और इसके अलावा आपका ये धौली और जौगढ़ ये भी दोस्तों क्या है आपका ये बृहद अभिलेखों के अंतर्गत क्या है ये आता है। तो यहाँ थोड़ा सा देखिएगा कि ये जो बृहद अभिलेख है ये 10 स्थानों से मिले हैं, 14 राजाज्ञाएं इसमें हैं दोस्तों। अभी हम आपको थोड़ी देर से बताएंगे कि इन बृहद अभिलेखों में 14 राजाज्ञाएं कौन कौन सी हैं, कौन से 14 अभिलेख हैं उसमें आज्ञाएं अशोक ने क्या है दी हैं। जैसे कि पहले में आपका क्या है पशु बलि की दोस्तों निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख में दोस्तों अशोक कहता है कि ये हमने चिकित्सा की व्यवस्था की मनुष्यों के लिए और पशुओं के लिए क्या है दोस्तों, इस प्रकार से क्या है अशोक कहता है। तीसरे अभिलेख में दोस्तों राजकीय दौरे की क्या कहता है अशोक क्या कहता है बात करता है। इस प्रकार से क्या है थोड़ा सा अपन को देखना है। चौथे अभिलेख में दोस्तों ये अशोक धम्म विजय की बात करता है। 5वें अभिलेख में आपको सबको मालूम है ये धम्म महामात की क्या कहता है बात कहता है कि धम्म महामात की क्या है नियुक्त की गई। और आपका 6वें शिलालेख में अशोक कहता है कि मैं कहीं पर भी रहूं, मैं चाहे अंतःपुर में रहूं, चाहे रनिवास में रहूं, मैं चाहे सोता रहूं या भोजन करता रहूं, सभी जगह हमें प्रजा की सूचना क्या है दोस्तों मिलनी चाहिए।
7वें शिलालेख में अशोक कहता है कि 7वें शिलालेख में आपको बता दें ये धम्म की परिभाषा दोस्तों क्या है आपका ये देता है अशोक। और ये आपको बता दें जो 8वां शिलालेख है इसमें आपका बता दें ये तीर्थ यात्राओं का वर्णन करता है। 9वें में दोस्तों धम्म मंगल की बात होती है। 10वें में अहिंसा की क्या दोस्तों बात होती है। 11वें शिलालेख में दान की क्या होती है बात होती है। 12वें शिलालेख में आपको बता दें धार्मिक सहिष्णुता की अशोक बात करता है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, विदेशी जातियों का वर्णन है और आपका क्या कहें भेदी घोष से धम्म विजय की बात कलिंग युद्ध में है। और पितंत्र राज, सीमावर्ती राज, 5 यवन राज आदि दोस्तों 13वें शिलालेख में है। कलिंग युद्ध का वर्णन भी दोस्तों 13वें शिलालेख में है। और 14वें शिलालेख में धम्म अनुशासन की दोस्तों अशोक क्या करता है बात करता है। तो ये 14 शिलालेख हैं और ये 14 के 14 शिलालेख दोस्तों गिरिनार अभिलेख में पूरे हैं, बाकी में कुछ छूटे हैं आपके। यहाँ जो धौगर और धौली और जौगर जो कलिंग में है दोस्तों उड़ीसा में है। यहाँ आपको बता दें ये जब अशोक ने कलिंग की विजय प्राप्त की थी तो उड़ीसा को प्रशासनिक केंद्र बनाया। और प्रशासनिक केंद्र मतलब कलिंग की जो राजधानी है उसको दोस्तों 2 राजधानी की थी, एक तोसली और आपका क्या है एक जौगर। जो आपका तोसली था आज का धौली है दोस्तों। धौली और जौगर आपके क्या है पृथक कलिंग प्रज्ञापन है। पृथक कलिंग प्रज्ञापन का मतलब है इसमें दोस्तों कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। कहाँ कहता है? यहाँ कलिंग के जो धौली और जौगर अभिलेख में है शिलालेख में, इसमें कहता है कि सभी मनुष्य क्या है मेरी संतान है। ये थोड़ा सा क्या है दोस्तों अपन को हल्का सा ये देखना है। चलिए थोड़ा सा क्या है और आगे अपन लोग बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन आता है थोड़ा सा हम लिख के भी बताएंगे थोड़ी देर से। फिलहाल वापस आइए अपन लोग, आइए स्तंभ लेखों की तरफ। यहाँ थोड़ा दोस्तों बता दें ये कुछ लघु शिलालेख हैं और लघु स्तंभ लेख हैं। ये दोस्तों अशोक अपने व्यक्तिगत जीवन से क्या है कुछ बातें क्या कहता है आपका ये बताता है। यहाँ जैसे कि थोड़ा सा आपको बता दें ये मस्की में सबसे पहले अशोक का क्या है आपका नाम मिला है 1915 में। आपको बता दें दोस्तों ये बीडन महोदय ने इसको क्या किया था, ये खोजा था आपका ये मस्की है बीडन ने दोस्तों क्या है आपका 1915 में क्या है आपका ये खोज की थी। और सब जानते हो इसमें मस्की जो आपका क्या है सबसे पहले अशोक का क्या है दोस्तों ये नाम अशोक मिलता है ये मस्की वाले में। चलिए यहाँ सब जानते हो आप लोग ये जो यहाँ एक कल चर्चा हुई थी पिछली क्लास में कि एकमात्र रानी जिसका उल्लेख अभिलेखों में है तो कादुबाकी है। रानी का अभिलेख इलाहाबाद का यानी कौशाम्बी में है दोस्तों। ये यहाँ आपका क्या है ये जो प्रयाग प्रशस्ति के पासी में आपका इलाहाबाद का लेख है, इसको दोस्तों क्या है दोस्तों रानी का लेख भी कहते हैं। कौशाम्बी में है आपका ये, वहाँ बाद में इलाहाबाद में आया और यहाँ पर आपको क्या है रानी कादुबाकी का क्या मिलता है उल्लेख मिलता है। मतलब एकमात्र रानी कादुबाकी जो तीवर की माँ के रूप में क्या है दोस्तों उल्लेख हुआ है आपका ये तो रानी का अभिलेख आपका यहाँ ये यूपी में है दोस्तों। यहाँ कौशाम्बी है आपका। यहाँ दोस्तों जो स्तंभ लेख हैं स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। ध्यान सुनिएगा स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है 7 है 7 है। और आपका ये 6 अलग अलग स्थानों से दोस्तों क्या है आपके ये प्राप्त हुए हैं। ये थोड़ा सा आपको क्या करना है ये हल्का सा देखना है। तो इसमें स्तंभ लेखों में सबसे पहले देखेंगे अपन लोग ये प्रयाग प्रशस्ति, ये है प्रयाग प्रशस्ति। ये आपको बता दें पहले कौशाम्बी में था, यहाँ कौशाम्बी है। ध्यान सुनिएगा हम बोर्ड के माध्यम से पूरा आज घुमा रहे हैं आपको अभिलेखों के माध्यम से, ठीक है ना। बोर्ड में ये पहले कौशाम्बी में था। अकबर ने दोस्तों इसको क्या है इलाहाबाद में लाए, इलाहाबाद के किले में लाए। यहाँ मूल रूप से अशोक का आपका क्या है अभिलेख है। बाद में समुद्रगुप्त ने दोस्तों अपने जो संधि बिग्री की मंत्री हैं हरिसेन ने दोस्तों क्या है समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया है प्रयाग प्रशस्ति में। मूल रूप से क्या है दोस्तों अशोक का था। इसके बाद जहांगीर का भी दोस्तों लेख है। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि जो प्रयाग प्रशस्ति में कितने राजाओं का उल्लेख है दोस्तों, तो 3 शासकों का क्या है आपका ये उल्लेख है किसमें प्रयाग प्रशस्ति में। और आपको बता दें 3 भाषाओं का भी क्या है दोस्तों उल्लेख है, 3 लिपियों का उल्लेख है। एक ब्राह्मी है, संस्कृत है और आपके फारसी है। क्यों? ब्राह्मी लिपि में अशोक का है, संस्कृत में आपका जो भाषा है इसमें दोस्तों समुद्रगुप्त का है और आपका क्या है जहांगीर ने भी क्या है दोस्तों इसी प्रयाग प्रशस्ति में लिखा, तो आपका फारसी भाषा का हो गया। ये प्रयाग प्रशस्ति है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा बता दें दोस्तों ये दिल्ली टोपरा अभिलेख है। दिल्ली टोपरा अभिलेख मतलब पहले हरियाणा के अम्बाला जिले में, यहाँ हरियाणा है दोस्तों, हरियाणा के अम्बाला जिले के टोपरा नामक स्थान पर अशोक ने स्थापित करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने जो मध्यकाल में
आपका हुआ है, जानते हो आप लोग 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने इसे टोपला से दिल्ली लाए दोस्तों, और टोपला से दिल्ली लाए, ये इसको बड़ी लाट कहते हैं। इसमें सिंह शीश भी है, और आपका इसमें 7 आज्ञाएं अशोक की है, इसमें क्या है आपका है, किसमें, दिल्ली टोपला अभिलेख में। फिर दोस्तों दिल्ली मेरठ अभिलेख में, और आपको बता दें तारीख फिरोज शाह सीरत फिरोज शाही, जिसमें फिरोज शाह तुगलक के इतिहास का वर्णन है दोस्तों, उसमें दिल्ली से मेरठ से दिल्ली लाना और टोपला से दिल्ली लाना, फिरोज शाह तुगलक द्वारा ये स्तंभों को, ये आपका अशोक की लाटों को दिल्ली लाना दोस्तों, दिल्ली के किले में रखवाना, फिरोज शाह कोटला के किले में रखवाना दोस्तों, वो आपको बता दें वहाँ रखवाना। तो इसका बड़ा दिलचस्प क्या है दोस्तों, तारीख फिरोज शाही सीरत फिरोज शाही में क्या है दोस्तों, वर्णन आपका है। तो क्वेश्चन ये है कि टोपला से दिल्ली कौन लाए थे, फिरोज शाह तुगलक लाए थे। मेरठ से दिल्ली कौन लाए थे, फिरोज शाह तुगलक लाए थे दोस्तों। और किसमें अशोक की 7 स्तंभ लेख हैं, कौन से, दिल्ली टोपला में क्या है आपका ये 7 अभिलेख हैं। और ये जो आपका दिल्ली जो आपको बता दें जो मेरठ है दोस्तों, ये सबसे पहला खोजा गया अशोक का अभिलेख है। ये आपका क्या है यहाँ है, ये टीफेथेलर, सॉरी थैंकर बोल गए, टीफेथेलर है दोस्तों। ये विद्वान ने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले इसको खोजा था। ये स्तंभ लेखों की बात हो रही है, इनकी बात हो रही है आपका। फिर इसके बाद है दोस्तों ये रामपुरवा। रामपुरवा आपको बता दें बिहार जिले में है, चंपारण में है, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ ये 2 मिले हैं, सिंह शीश वाला एक लेख युक्त है, दूसरा लेख विहीन है सिंह शीश वाला, और एक आपका क्या है लेख युक्त है, जिसको बिशप मतलब बेल क्यों लगी है। यही आपका राष्ट्रपति भवन में है दोस्तों, वर्तमान राष्ट्रपति भवन में कौन है, यही रामपुरवा का क्या है आपका दोस्तों, ये अशोक की लाट राष्ट्रपति भवन में रखी हुई है। लौदिया अलराज, ये भी आपका स्तंभ लेख दोस्तों कहाँ है, ये आपका चंपारण बिहार में है। लौदिया नंदनगढ़, ये भी चंपारण बिहार में है, आपका निशान लगा हुआ है चंपारण बिहार में दोस्तों, क्या है, तीनों है, रामपुरवा, लौदिया अलराज, लौदिया नंदनगढ़। इसमें लौदिया नंदनगढ़ में दोस्तों क्या है, मयूर की क्या है आपकी ये आकृति है, और जानते हो आपको मयूर इनका राज चिन्ह था, किसका, आपका ये चंद्रगुप्त मौर्य का, मौर्यों का क्या था आपका ये मयूर राज चिन्ह था। तो दोस्तों 14 शिलालेख, जो 14 बृहद शिलालेख जो 10 स्थानों से मिले हैं वो हो गया। 7 स्तंभ लेख जो 6 स्थानों से मिले दोस्तों वो हो गया। और जहाँ जहाँ आपके स्टार लगे हैं, ध्यान सुनिएगा, जहाँ जहाँ दोस्तों स्टार लगे हैं ये आपके क्या है, ये स्तंभ लेख हैं जो 6 स्थानों से मिले हैं। देखिए, एक दिल्ली टोपला में स्टार लगा है, दिल्ली मेरठ में दोस्तों स्टार लगा है, प्रयाग प्रशस्ति में स्टार लगा है, रामपुरवा में भी स्टार लगा हुआ है, लौदिया राज में भी स्टार लगा है, लौदिया नंदनगढ़ में भी क्या है दोस्तों स्टार लगा है। ये देखिएगा परीक्षा में आते हैं कि कहाँ से मिले हैं, किस स्टेट से दोस्तों क्या है आपके ये मिले हुए हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा आपको बता दें, ये जो अशोक के थोड़ा सा चर्चा हो जाए, जो 14 शिलालेख हैं जो 10 स्थानों से मिले हैं, 14 बृहद शिलालेख हैं जो 10 स्थानों से मिले हैं। ये 14 बृहद शिलालेखों में 14 अशोक की राज आज्ञाएँ हैं। इनमें कौन कौन सी राज आज्ञाएँ दोस्तों आती हैं, सुन लीजिए। क्वेश्चन ये आता है कि अशोक कहाँ कहता है कि किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा करता है, तो पहला शिलालेख। किस शिलालेख में अनुशासन की बात करता है, राज की दौरे की बात करता है, तो तीसरा शिलालेख। किस शिलालेख में धम्म महामात्य एक अधिकारी की नियुक्ति की बात करता है, तो दोस्तों 5वें शिलालेख में। कौन से शिलालेख में दोस्तों धम्म की परिभाषा देता है, तो दूसरे और 7वें शिलालेख में। किसमें दोस्तों धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है, तो 12वें शिलालेख में। और कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, यवन राज्यों का वर्णन है, भेदी घोष से धम्म घोष की बात कही गई, तो 13वां शिलालेख है। ऐसे कुछ शिलालेख दोस्तों क्या है आपका परीक्षा में ये आते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, ये हमें अशोक के शिलालेख दोस्तों क्या करना है, थोड़ा सा आपको ये बताना है, जो पेपरों में क्या है आपके ये आते हैं। तो आइए इस क्षेत्र में क्या कहते हैं, अशोक के शिलालेख को क्या करें दोस्तों, ये वर्णन करते हैं। तो ये जो प्रथम है, ध्यान सुनिएगा, प्रथम में आपको बता दें ये पशु बलि, ये 14 शिलालेख, 14 शिलालेख हैं दोस्तों। ये 14 बृहद शिलालेख हैं जो 10 स्थानों से मिले हैं। 10 स्थानों से मिले मतलब ये जहाँ नंबरिंग है और जहाँ प्लस लगा है वो 10 स्थान है। इसमें क्या क्या कहा गया है
क्वेश्चन आता है पशु बलि की निंदा क्या है किसमें की गई है दोस्तों, तो आपको क्या है, ये पहले हालांकि मयूर वगैरह के मारा जाता था, लेकिन बाद में मयूर की बलि चढ़ाना भी क्या होगा, निषिद्ध हो गया। और आपको थोड़ा सा बता दें, ये सिर्फ पाटलिपुत्र तक ही क्या है राजा ज्ञा आपकी क्या थी, सीमित थी। यहाँ दोस्तों जो दूसरा है सेकंड, दूसरा में आपको बता दें, ये अशोक कहता है कि पशु और मनुष्य दोनों के लिए दोस्तों क्या है आपका ये चिकित्सा की बात करता है। ध्यान सुनिएगा, दूसरे में क्या कहता है, पशु और मनुष्य दोनों क्या कहता है दोस्तों, ये चिकित्सा की बात क्या है आपका दोस्तों कहता है। और यहाँ थोड़ा सा बता दें, ये जो तीसरा शिलालेख है, तीसरा शिलालेख परीक्षा में नहीं आता ज़्यादा, लेकिन आपको बता दें ये राजकीय दौरे की बात करता है कि सभी लोग राज्यों के युक्तक, प्रादेशिक, धम्म महामात्र सब जितने भी यात्री हैं, जो जिनकी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जिनकी नियुक्ति अशोक ने की थी, राज की दौरे पर जाएं। और दोस्तों आपको बता दें, यहाँ जो तक्षशिला और जो उज्जैन है, यहाँ तो हर तीसरे वर्ष जाने की बात कही है, बाकी पूरे राज्यों में इसने 5वें वर्ष राज की दौरे की बात कही है, जिसको अनुशासन दोस्तों क्या है आपका ये कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन आपका क्या है ये आया हुआ है। ये जो चौथा शिलालेख है दोस्तों, इसमें धम्म विजय की बात कही गई है। धम्म विजय का मतलब कहलाता है दोस्तों, ये आपका धम्म विजय नहीं, तो धम्म नियम की बात कही है, मतलब जो आपके नियम है बौद्ध धर्म संबंधित धर्म के नियम है, उसकी क्या है दोस्तों इसमें बात होती है। फिर इसके बाद जो पांचवा है, पांचवा जो शिलालेख है दोस्तों, ये धम्म महामात्र, धम्म महामात्र की दोस्तों क्या है आपका नियुक्ति की बात करता है। ये 13वें वर्ष में दोस्तों क्या हुई थी, इसकी नियुक्ति हुई थी। ध्यान कीजिए, क्वेश्चन आता है, जो अधिकारी है, जो प्रजा के नैतिक गुणों, नैतिक कर्तव्यों की देखरेख करता था, कौन सा अधिकारी था, धम्म महामात्र था, 13वें वर्ष नियुक्त हुई थी। ये 5वें शिलालेख में दोस्तों क्या है, इस धम्म महामात्र की नियुक्ति क्या कहता है, अशोक बात कहता है। इसके बाद फिर जो छठवां है, छठवां परीक्षा में नहीं आता, लेकिन फिर भी अपन को क्या करना है, देखना है। छठे में कहता है कि मैं कहीं पर भी रहूं, कहीं पर भी रहूं, मतलब मैं अंतःपुर में रहूं, मैं भोजन करता रहूं, मैं स्नान में गृह में हूं, जहां पर भी रहूं, पल पल की प्रजा की जानकारी क्या है दोस्तों मुझे मिलनी चाहिए, ऐसा अशोक क्या है आपका ये कहता है। जो सातवां शिलालेख है, सातवां शिलालेख है दोस्तों, साथ में आपको बता दें, ये धम्म की परिभाषा, धम्म की परिभाषा दोस्तों क्या कहता है, अशोक देता है। कल हमने बताया था कि बोले अपास नवे बहु कथयाने दया दाने सचे सोचे माद्य साधवे इति धम्मम, यही धम्म है। ये धम्म की परिभाषा दोस्तों क्या है, सातवें शिलालेख में अशोक क्या है आपका ये देता है। यहाँ दोस्तों आपको बता दें, जो 8वां शिलालेख है, 8वां यहाँ लिख देते हैं, इसमें धम्म यात्रा की बात करता है। धम्म यात्रा की दोस्तों क्या कहता है, 8वें में बात करता है। और अशोक ने भी धम्म यात्रा की थी। 10वें वर्ष में बोधगया गया था, 20वें वर्ष में लुम्बिनी बन गया था। अशोक गौतम बुद्ध के जन्म स्थान गया था दोस्तों लुम्बिनी बन, और वहाँ पे क्या हुआ था आपका, उस क्षेत्र में अशोक ने कर घटा करके 1/8 कर दिया था, 1/8 दोस्तों क्या है आपका ये कर दिया था। ये धम्म यात्रा की बात कहाँ होती है, ये 8वें अभिलेख में दोस्तों क्या है आपकी ये होती है। ये जो 9वां अभिलेख है दोस्तों, 9वां अभिलेख है, इसमें धम्म मंगल की बात करता है। माता पिता की सेवा करें, गुरु की आज्ञा माने, बड़ों का आदर करें, इस प्रकार से क्या है दोस्तों धम्म मंगल की क्या कहता है ये बात क्या है आपका ये दोस्तों कहता है। 10वें में अहिंसा की बात करता है। 10वें दोस्तों क्या कहता है, अहिंसा की क्या कहता है ये बात करता है। सीधा सीधा ये है कि अहिंसा का मतलब मन के वचन से किसी का क्या है मन नहीं दुखाना है, दिल नहीं दुखाना है, इस प्रकार से क्या है अहिंसा की क्या कहता है बात करता है। 11वें दोस्तों दान की व्यवस्था कहते हैं कि दानशील व्यक्तियों के हक का ये होने चाहिए। 12वें में आपको बता दें, ये धार्मिक धर्म सहिष्णुता की बात करता है। सहिष्णुता मतलब सभी धर्मों का क्या है आपका ये सम्मान करना है। ये 12वें शिलालेख में दोस्तों क्या है अशोक कहता है, धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है, और स्वयं भी आपका सहिष्णु था। 13वें शिलालेख में दोस्तों आपका ये कलिंग युद्ध का वर्णन है। 13वें में क्या है, कलिंग युद्ध का आपका क्या है ये वर्णन है। यवन राज्यों का क्या है दोस्तों वर्णन है। ये
युद्ध भेदी से धम्म घोष की ओर जाने के क्या है दोस्तों बात है, ये 13वें शिलालेख में क्या है कहता है। और 14वें में क्या कहता है कि मैं इसी प्रकार से क्या है आपका ये अच्छे कार्य आपका करता रहूँगा। तो दोस्तों आपका क्या है ये अशोक के 14 शिलालेखों की बात हो गई। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि कौन से जो शिलालेख का जो आपका विषय है राजाज्ञा आपकी परीक्षा में आती है। यहाँ ध्यान सुनिएगा, इस 14 के 14 जो शिलालेख हैं दोस्तों ये आपके क्या है मिलते हैं, ये गिरिनार में अभिलेख में दोस्तों क्या है मिलते हैं। ठीक है ना, ये पूरे के पूरे क्या है इसमें मिलते हैं। एकमात्र आपका ऐसा अभिलेख है पशु बलि की निंदा किसमें की गई है, इसमें प्रथम में की गई है, ये भी आता है। राज की दौरे पर जाएं, ये 30वें अभिलेख में दोस्तों ये भी आता है। धम्म महमाद की नियुक्ति 5वें में है, ये आता है। यहाँ धम्म की परिभाषा कितने में है, 7वें में है, ये भी परीक्षा में क्वेश्चन दोस्तों आता है आपका। ये आपका धार्मिक सहिष्णुता की बात किस में कहता है, 12वें शिलालेख में कहता है, ये भी आता है। कलिंग युद्ध का वर्णन किस में है दोस्तों, 13वें बृहद शिलालेख में ऐसा भी आपका क्या है आता है। हमने दोस्तों आपके पूरे 14 बता दिए, लेकिन आपके जिस चीज़ में हमने स्टार लगाया है ये आपके परीक्षा में क्या है बहुत अधिक क्या है आपके ये आते हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, ये जो सारनाथ यूपी में यहाँ पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने, फिर इसके बाद आपका ये कौशाम्बी, ये रानी का अभिलेख कौशाम्बी, और एक है सांची। ये दोस्तों ये 3 अभिलेख है, सारनाथ, सांची और ये रानी का अभिलेख। इसमें धर्म के रक्षक के रूप में दोस्तों अशोक क्या है सामने आता है। यहाँ जो लघु शिलालेख हों या लघु स्तंभ लेख हों, ये दोस्तों अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में क्या कहते हैं जानकारी देते हैं। आपका ये व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी देते हैं और निष्कर्ष रूप से निकले तो व्यक्तिगत जीवन बौद्ध धर्म की ओर क्या है आपका दोस्तों ज़्यादा अधिक आपका संकेत करता है। तो ये बौद्ध धर्म के रक्षक के रूप में दोस्तों क्या कहता है यहाँ सामने आता है, किसमें, सारनाथ में, सांची में और आपके कौशाम्बी में दोस्तों। और सांची के अभिलेख में तो स्पष्ट रूप से कहता है कि जो संघ को भंग करेगा उसे श्वेत वस्त्र पहना करके अयोग्य स्थान पर दोस्तों क्या है आपका रखा जाएगा। इसका मतलब क्या है, उसको कारागार में डाला जाएगा। ये अभिलेख क्या कहते हैं, इस प्रकार से ये बात करते हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, ये जो पृथक कलिंग विज्ञापन मतलब धौली और जौगर में पूरे के पूरे 14 आपके नहीं हैं। सभी मनुष्य मेरी संतान है, किसमें कहता है, तो इसमें कहता है, किसमें, आपका ये धौली और जौगर पृथक कलिंग में क्या कहता है, सभी मनुष्य मेरी संतान है, किसमें कहता है, तो ये पृथक कलिंग विज्ञापन में दोस्तों क्या है उनको ये करना है। ठीक है ना, ये किसमें चेतावनी देता है, कल भी हम आपको क्या है दोस्तों ये बता चुके हैं आपको। ये यहाँ थोड़ा सा बता दें, रुनमन देई का अभिलेख भी है। यहाँ जो भाबलू का अभिलेख है दोस्तों, भाबलू के अभिलेख में स्पष्ट रूप से क्या है आपका ये अशोक ये बुद्धम धम्मम और संघम की क्या कहता है, ये बात कहता है। ये भाबलू का अभिलेख है, बुद्धम धम्मम और संघम। ध्यान रहे जो लघु शिलालेख है ये उसके व्यक्तिगत जीवन की दोस्तों क्या है जानकारी देते हैं। और यहाँ आपको बता दें ये सबसे लंबा आपका क्या है लघु शिलालेख है आपका। ध्यान करिए, भाबलू ये आपका अशोक के व्यक्तिगत बौद्ध धर्म की क्या है दोस्तों जानकारी देता है। एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, और सबसे बड़ा आपका क्या है ये लघु शिलालेख है दोस्तों क्या है, सबसे लंबा है। कौन सा, भाबलू बैराट का। ध्यान सुनिएगा, भाबलू बैराट का। ये मस्की में अशोक का नाम है दोस्तों, नेत्र उद्गोलन में अशोक का नाम है, गुजरा में अशोक का नाम है। यहाँ जो गिरनार अभिलेख है ये इसमें सबसे सुरक्षित है और सबसे बड़ा मतलब बृहद शिलालेख है आपका, जिसमें पूरी की पूरी 14 दोस्तों क्या है आपकी राजाज्ञा आपकी क्या है ये दी हुई है। तो दोस्तों ये अशोक के अभिलेख जो फेमस है, जो परीक्षा में आए हैं, उनको दोस्तों क्या है हमने लगभग पूरी कोशिश की है कि आपका क्या है ये दोस्तों आपका क्या है ये हो जाए। और शुरू से लेकर अंत तक आज अगर आप इस टॉपिक में हमारे साथ बने हुए हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हुए गारंटी देते हैं कि परीक्षा में आने वाले पूरे क्वेश्चन लगभग क्या कर लिए हैं आप लोगों ने कवर कर चुके हैं। आप तो कोई पेपर उठा लीजिए दोस्तों, सब में ये कुछ ना कुछ आपके क्या है परीक्षा में ये आते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको मन लगा के आत्मा से पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सारी जानकारी मिलेंगी, बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा और पेपर सेट में देखिएगा, तब जाके हमारी बात पर मोहर लगेगी। चलिए दोस्तों, तो अगली क्लास में अशोक को एक राष्ट्रीय सम्राट के रूप में दोस्तों क्या करेंगे अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।